टॉपिक इज स्टैंडिंग वेव्स इन अ सोनोमीटर वायर fixed at both ends. Topic is standing waves in a sonometer wire fixed at both ends. भाई हमने एक टाइट वायर ले लिया. कैसा वायर? टाइट वायर ले लिया जिसका ये एंड भी फिक्स कर दिया, ये एंड भी फिक्स कर दिया. वायर की लेंथ है L, वायर की लेंथ है L और टाइट है तो उसमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. अब क्या किया इन्होंने? एक ट्यूनिंग फॉर्क ली और उसको वाइब्रेट करके इससे टच कर दिया. टच कर दिया तो क्या होगा? इसमें एक वेव बन जाएगी और वो इस पॉइंट पे आएगी. यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट. यहां से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट. तो क्या मैं कहता हूं स्टैंडिंग वेव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेम एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी. सेम एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी. हाँ या ना? ठीक है, स्टैंडिंग वेव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. लेकिन इसमें एक बाउंड्री कंडीशन आएगी कि जो फिक्स्ड एंड्स हैं वो मूव नहीं कर सकते. वो मूव नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब फिक्स्ड एंड्स पे क्या बननी चाहिए? नोड्स ही बननी चाहिए. यहां पर भी नोड बननी चाहिए और यहां पर भी नोड बननी चाहिए. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारी वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है? इसमें वही वेवलेंथ पॉसिबल है जिनके अंदर कोने कोने पे क्या बने? नोड बने. एम आई राइट? हमारे पास C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. ये फॉर्मूला तुमने 8th या 9th क्लास में पढ़ा था. थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोड्यूस भी किया था. लैम्डा इज CT. अब मैं ये कह सकता हूं, क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी सच दैट स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो वेवलेंथ के बारे में क्या बोलेंगे? मैक्सिमम. ये मिनिमम है, प्रोडक्ट है ना, तो ये मिनिमम है तो ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो या फिर ये कह सकते हैं व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ सच दैट स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. इन अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स. एम आई राइट? भाई इधर देखो गाइस, इधर देखो. मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहे हैं. मैक्सिमम वेवलेंथ नोड है, बीच में और नोड डालेंगे तो वेवलेंथ छोटी ही होगी. तो इसका मतलब बीच में कोई और नोड मत डालो. हाँ, एंटी नोड तो जरूर आएगी क्योंकि दो नोडों के बीच में एक एंटी नोड जरूर होती है. समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले केस में या मैक्सिमम वेवलेंथ वाले केस में दिस लेंथ शुड बी नथिंग बट लैम्डा बाय 2, क्योंकि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता था? लैम्डा बाय 2. तो लैम्डा बाय 2 शुड बी L. वेवलेंथ मैक्सिमम इज नथिंग बट 2L. एंड फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितना आ रहा है? C बाय लैम्डा, दैट इज C बाय 2L. गॉट इट? इसमें वायर ऑसिलेट कैसे करेगा? कभी तो वो ऐसे होगा, कभी वो ऐसे होगा, कभी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, कभी वो ऐसे होगा, कभी वो ऐसे होगा. एम आई राइट? हाँ या ना? ये पहला केस हो गया. कौन से वाला केस हो गया? इसमें एक लूप में ऑसिलेट कर रहा होगा. हाँ या ना? अगला केस बनेगा what is the frequency next to minimum, कि इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाए फिर से.
मतलब पॉइंट इज कि ये बाउंड्री कंडीशन को सारी वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। बाउंड्री कंडीशन क्या है? एंड शुड बी नोड्स। तो अगला हमने कहा ये तो नोड ही बनेंगे, ये नोड बनेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मिनिमम से तो वेवलेंथ मैक्सिमम से कम करनी पड़ेगी। मैक्सिमम से कम कब करोगे? ये तो नोड और नोड होना चाहिए, एक नोड और डाल दो, और एक नोड और डालोगे तो दो एंटी नोड भी डालनी पड़ेंगी। उसमें वायर कैसे ऑसिलेट करेगा? कभी तो वो वायर ऐसे होगा, कभी वो वायर ऐसे होगा, कभी वो वायर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कभी वो वायर ऐसे होगा, और कभी वो वायर ऐसे होगा। एम आई राइट? ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? λ/2। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? λ/2, क्योंकि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इज λ/2। तो कहना इसे लैम्डा शुड बी सेम एज लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि λ/2 एंड λ/2 का सम इज लेंथ ऑफ वायर। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? C/L। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी है? मान लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C/2L की वैल्यू आ रही थी 20 हर्ट्ज, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 21 हर्ट्ज पे स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, 22 पे नहीं बनेगी, अगली सीधा बनेगी 40 हर्ट्ज पे? समझ में आया कि नहीं आया? अगला केस क्या बनेगा? अगला केस बनेगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट ऑफ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट ऑफ मिनिमम, कि फिर स्टैंडिंग वेव बन जाए। मैंने कहा भाई वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड था, ये नोड रहेगा, ये नोड रहेगा, भाई अब दो बीच में दो नोड और डाल दो, इसका मतलब 3 एंटी नोड भी होंगी। वायर कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? कभी तो वो ऐसे होगा और कभी वो ऐसे होगा, हाँ या ना? कभी वो स्ट्रेट भी होगा। हम कहेंगे ये डिस्टेंस हो गया λ/2, ये डिस्टेंस हो गया λ/2, ये डिस्टेंस हो गया λ/2। 3 λ/2 शुड बी L, लैम्डा इज 2L/3। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी C/2L/3। दिस इज 3 टाइम्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज 3 टाइम्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें स्टैंडिंग वेव्स बन पा रही हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं व्हाट इज द सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फॉर अ वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड, जिसमें स्टैंडिंग, जिसके कारण स्टैंडिंग वेव्स बन पाए। इनको क्या बोल देते हैं? सेट को सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज जिसके लिए स्टैंडिंग वेव्स बन पा रही हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऐसा बनता है F0, 2F0, 3F0 and goes on, where F0 is given by C/2L. Got it or not? याद हो गया? थिंग्स आर नॉट टफ। मैं ये कह रहा था, इफ वी हैव अ सोनोमीटर वायर फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, वैसे टाइट वायर को सोनोमीटर वायर बोलते हैं। चलो पिछले क्या? तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक होगी भाई उस वायर की भी फ्रीक्वेंसी होगी तो हाँ, उसी से तो बजा रहे हैं। तो हर एक ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टैंडिंग वेव नहीं बन पाएगी, उनके लिए बन पाएगी जो उस सेट में से होंगी। ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि एक वायर फिक्स्ड एट वन एंड है और फ्री एट अदर एंड है और टाइट वायर है। अब ये मत कहना कि ये फ्री एट अदर एंड वाला ये टाइट कैसे हो सकता है, तो ढीला हो गया। ठीक है, वो अब इसलिए ये अब प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर रॉड लगा देते हैं, यहाँ पे रॉड लगा के एक रिंग लगा देते हैं। और ये रिंग कैसी होनी चाहिए टेक्निकली? मासलेस।
ये रिंग कैसी होनी चाहिए टेक्निकली? मासलेस। तो टाइट वायर भी हो गया। रॉड कैसी होगी? फ्रिक्शनलेस। रिंग कैसी होगी? मासलेस आइडियली। तो ये पॉइंट हो गया बिल्कुल हल्का, और ये पॉइंट हो गया बिल्कुल हल्का। तो यहां पे क्या बनेगी? एंटीनोड। और जो फिक्स्ड एंड है वहां पे क्या बनेगा? नोड। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये लेंथ हो गई L, ये लेंथ हो गई L। तो अब कहें कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम कब होगी? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी मिनिमम तब होगी जब नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, लैम्डा मैक्सिमम हो। मैंने कहा बीच में कुछ भी मत डालो, क्योंकि नोड एंटी नोड तो साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकती हैं। गॉट इट और नॉट? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाय 4 शुड बी इक्वल टू L। तो वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी हो गई? 4L। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी हो गई? C बाय 4L। अब ये तो पहला केस हो गया। इसमें लूप बनेगा? नहीं बनेगा, आधा लूप बनेगा, क्योंकि ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अगला केस क्या हुआ कि यहां पे तो फिक्स्ड है, ये फ्री है, यहां पे नोड है, यहां पर एंटी नोड है। मैंने कहा वेवलेंथ छोटी करो। वेवलेंथ छोटी करोगे तो बीच में एक एंटी नोड डालोगे। मैंने कहा फिर एक नोड भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि दो एंटी नोड साइड बाय साइड नहीं हो सकती। ये डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। और ये डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 is 3 lambda by 4 should be L। तो lambda comes out to be 4L by 3। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी? C upon lambda, that is C upon 4L by 3। Can I say this frequency is 3 times F0? इसका मतलब ये F0 अगर 20 हर्ट्ज निकल के आया तो अगली जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी 60 हर्ट्ज होगी। इसमें लूप कितने बनेंगे? 1.5 ना? या 1 लूप लगा लो। ये तो आधा, तो अगला तो आधा ही बनेगा। गॉट इट और नॉट? ऐसे ऑसिलेट करेगा। अगले वाला केस क्या होगा कि हमने कहा ये तो था नोड फिक्स्ड एंड, फ्री एंड था एंटी नोड। मैंने कहा यहां पर एक एंटी नोड लगाओ, एक नोड लगाओ, फिर एक एंटी नोड लगाओ, फिर एक नोड लगानी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ये डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 4। सो हम कह सकते हैं लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, दैट इज 5 लैम्डा बाय 4 शुड बी L। तो हम कहेंगे लैम्डा आ गया 4L बाय 5। फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आएगा? C अपॉन 4L बाय 5। दिस इज 5 F0। डू यू रियलाइज इस केस में जो सेट बन रहा है इसमें 2.5 लूप्स ऐसा होगा। हाँ या ना? ऐसे स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। तो इसमें जो सेट बनेगा वो बनेगा F0, 3 F0, 5 F0, 7 F0, 9 F0 goes on, where F0 की value will be C by 4L. This is the set of natural frequencies for which standing waves will be formed in a wire fixed at one end and free at other end. Even वाली नहीं होंगी। Exactly. Even वाली नहीं होंगी, odd वाली आएंगी सिर्फ। गाइज मैं ये कह रहा था, क्या पढ़ा रहा था भूल गया। नेमिंग। हाँ, नेमिंग। भाई मान लो कभी सेट जो निकल के आया वो ऐसा निकल के आया F0, 7 F0, 14 F0, 21 F0। मान लो कभी ऐसा निकल के आ गया सेट, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको बोल देते हैं फंडामेंटल। क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल।
ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट एफ नॉट को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बोल देते हैं इसे? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में वो ये नहीं कहेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालो, वो कहेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, हाँ या ना, फंडामेंटल होगी सबसे छोटी। अब सुनो, रुक जाओ, फंडामेंटल अब दो तरीके होते हैं इनके नेमिंग के, एक होता है हार्मोनिक्स के टर्म्स में, हार्मोनिक्स के टर्म्स में, और दूसरा होता है ओवरटोन के टर्म्स में। दो अलग अलग नेमिंग के तरीके हैं। हार्मोनिक होता है मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। तो क्या मैं कह सकता हूं मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल का मतलब होगा दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेवेंथ हार्मोनिक, दिस इज 14th हार्मोनिक, दिस इज 21st हार्मोनिक। एम आई राइट? और ओवरटोन चलता है सीधा सीक्वेंस में, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना सीक्वेंस कैसे काउंट होता है? फंडामेंटल के बाद, फंडामेंटल के बाद। तो दिस इज फंडामेंटल, नो, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन। अब बात समझ में आई या नहीं आई? फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला केस था, उसमें था एफ नॉट, 2f0, 3f0, 4f0, ऐसे था ना? और ध्यान रखना इसमें f0 था c/2l। तो दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड फोर्थ हार्मोनिक, एंड दिस इज फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन एंड थर्ड ओवरटोन। तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए फॉर्मूला बनेगा कि nth ओवरटोन इज n+1 हार्मोनिक। ये इसके लिए बनेगा, सिर्फ ये इस सेट के लिए ही वैलिड है। और इसमें क्वेश्चन है, मतलब जबरदस्ती के फॉर्मूले बहुत मत बनाना। लोग तो ऐसे भी फॉर्मूले बना लेते हैं कि ओके लूप्स कितने होंगे। मेरे ख्याल से फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप था, सेकंड हार्मोनिक में 2 लूप थे, हाँ या ना? तो वो क्वेश्चन में पूछ ले कि nth हार्मोनिक में कितने लूप होंगे? n लूप्स होंगे। नहीं, nth हार्मोनिक में कितने एंटी नोड्स होंगे? n नोड्स कितने होंगे? n+1। समझ में आया कि नहीं आया? तो लेकिन वो इतने फॉर्मूले क्यों बना रहे हो भाई? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगा लेना पेपर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि लूप्स और नोड्स और एंटी नोड सबके लिए फॉर्मूला बना रहा है, ऐसे मत करना, ठीक है? लेकिन ये समझ में आ गया, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। अब अगर दूसरा केस लेते, उसमें आ रहा था f0, 3f0, 5f0, 7f0 एंड गोज ऑन। ये था c/4l। मैं बार बार ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आधे टाइम पे ना बच्चों को ये याद रहेगा, c/2l और c/4l ही भूल गए। ग्रेट, सब गलत। याद रहेगा सर। अब ये है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक। इवन हार्मोनिक्स नहीं आएंगे, इवन हार्मोनिक्स नहीं आएंगे। इज दैट फाइन? पक्का? और ये हो जाएगा फंडामेंटल, ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, and this is third overtone. So can I say nth overtone is 2n+1 harmonic? Okay, first overtone is third harmonic and second overtone is fifth harmonic. So nth overtone is 2n+1 harmonic. Moreover, इसमें कितने नोड एंटी नोड? एक नोड एक एंटी नोड, 2 नोड 2 एंटी नोड, 3 नोड 3 एंटी नोड, हाँ या ना? इक्वल रहेंगे।
समझ में आ रहा है? मतलब तुम फॉर्मूला चाहो तो मतलब जबरदस्ती का, तो n+1 ओवरटोन इज द नंबर ऑफ नोड्स एंटी। अभी भी बनाया मैंने, ठीक है? दिख जाता है, देख। हाँ देख के बन जाएगा, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कितना रटोगे भाई? यार, कितने नोट होने? तुम बताओ ना, इसमें एक नोड एंटी नोड था, हाँ। इसमें 2 नोड एंटी नोड थे, 3 नोड एंटी नोड थे, तो 3 है तो सेकंड +1 कर दूं तो अच्छा शायद बन रहा है। ठीक है चल, n+1 एन के टर्म्स में नहीं बनाया मैंने, ओवरटोन के टर्म्स में बना दिया, वो ज्यादा आसान बन रहा था। n+1 ओवरटोन। हाँ वो भी है। गॉट इट? यस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज हाउ यू नेम, दिस इज हाउ यू नेम।